इस साल समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। पुराने बारदानों से धान खरीदी को मिली मंजूरी। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। और कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज अब दूसरे टीके के 6 महीने के अंदर लगवाई जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी को लेकर हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीदी का ये लक्ष्य तय किया गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पुराने बारदानों से धान खरीदी की जाएगी। मंत्री श्री भगत ने बताया कि इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 5,50,000 गठान जूट बारदाने की जरूरत पड़ेगी। इस वर्ष लगभग जो हमारी तैयारी रहेगी 110 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगी और उसके लिए लगभग 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आज धान खरीदी की तैयारी, बारदाने की आवश्यकता है और अन्य मूलभूत जो जरूरत है उसके लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 24,06,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इस वर्ष नए किसानों का पंजीयन पिछले वर्ष की तरह ही 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत रायपुर में वर्चुअल माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 15 जून से 30 जून तक के पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदी किए गए गोबर की कीमत के साथ ही महिला समूहों की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 294 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और दूसरे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसे सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों और किसानों को रियायती दर पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा और पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि वी विजेंद्र प्रसाद गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े रहे हैं और उनके कार्यों ने गौरवशाली भारतीय संस्कृति प्रदर्शित करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वीरेंद्र हेगड़े के योगदान पर श्री मोदी ने कहा कि वे उत्कृष्ट सामाजिक सेवा में सबसे आगे हैं और वे निश्चित रूप से संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री ने इलैया राजा की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की। पीटी उषा के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और खेल की दुनिया में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से पहचाना गया है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 8 वर्षों में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश के लोगों के लिए 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, वहीं 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया है। साल में जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा, जो आर्थिक रूप से हम मजबूती की ओर आगे बढ़े, समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। 190 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम हुआ। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को
कोविड के दौर में जहां रोजगार समाप्त हो गए थे, भोजन की व्यवस्था की चिंता माननीय मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ पूरे देश में 45 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले गए, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन का कार्य योजना बनाया गया। आयुष्मान भारत में 18 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था इसके तहत उनके लिए की गई। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ फील्ड पर उतारने सहित केंद्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें जिले भर के कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए 15 विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों ने शिरकत की और अपने अनुभव साझा किए। देश में कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने के बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने के बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इस बीच देश में अब तक 198 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 9,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 18,930 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 220 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 62 मरीज दुर्ग जिले में पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,124 हो गई है। कल रायगढ़ जिले में कोमॉर्बिडिटी के साथ कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 4,17,23,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्कूली बच्चे अब हर शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब प्रत्येक शनिवार को बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। स्कूल में उनका पूरा दिन योग, पीटी, खेलकूद, संगीत, नाटक, कहानी और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों में बीतेगा। अधिकारियों का कहना है कि स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए ये कोशिश शुरू की जा रही है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। इससे बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बैगलेस डे का उपयोग बच्चों के कैरियर गाइडेंस के लिए करने का भी मॉडल बनाया है। निर्देशों में कहा गया है कि शनिवार को स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों, उद्यमियों, विभिन्न विभागों में कार्यरत नौकरी पेशा व्यक्तियों को विद्यालय में बुलाया जाए, उनसे बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी बच्चों को दें। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को अपने स्कूल के लिए शनिवार की गतिविधियों की पूर्व योजना बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा की छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सिलाई का 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 20 छात्राओं को तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग में सीधे रोजगार मिला है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस जिले की छात्राओं को उनकी पसंद के अनुसार कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सिलिंग मशीन पे उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको तिरुपुर में वहाँ पर सिलाई के लिए उनको जॉब दिया गया है और अच्छा जो जॉब का पैकेज मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। और इससे यहाँ के जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं रहते हैं, ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहते हैं अलग अलग स्किल्स के, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, सिलाई में उनकी इंटरेस्ट रहती है, तो उसमें अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उनको जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया 100% उनको जॉब प्लेसमेंट किया गया है।
लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत इन छात्राओं को स्विंग मशीन का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छात्राओं को तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित कपड़ा उद्योग में नौकरी का प्रस्ताव मिला। इन सभी छात्राओं को 10,000 रुपए का मासिक वेतन के साथ ही भविष्य निधि और आवासीय सुविधा कंपनी की ओर से दी जा रही है। प्रशिक्षण हितग्राहियों को प्रदान किया था, जिसमें 20 हितग्राही प्रमाणीकृत और प्रशिक्षित हुए हैं। उन 20 हितग्राहियों में से वर्तमान में लगभग 15 हितग्राही आज तिरुपुर की यंग ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे इनको हम प्लेसमेंट के लिए भेज रहे हैं, जहाँ पर इन सभी छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन, साथ में PF ग्रेच्युटी और साथ ही जो ओवर टाइम का जो पे स्केल रहता है वो इनको प्रदान किया जाएगा। और कंपनी के द्वारा इनको छात्रों को जो है निःशुल्क रहवास तथा इनके वन टाइम के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। इस हिसाब से कुल जो छात्रों को ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 12 से 13,000 रुपए की CTC प्राप्त है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। कोरबा जिले में कौशल विकास योजना के तहत आदिवासी छात्राएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, क्रांतिकारी और गदर पार्टी के नेता मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में। के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे। वहां वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए। लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नसरुल्लाह खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया। फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया। टोक्यो से उन्होंने काहिरा, कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉस्को का दौरा किया और 1911 में वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की। इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1914 में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया। बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपाक्रमण पिल्लई, लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। मोहम्मद बरकतुल्लाह इस्तांबुल चले गए और वहां की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए। 1921 के दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय क्रांतिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। जून 1927 में बरकतुल्लाह शैलेंद्र नाथ घोष के साथ यूनाइटेड इंडिया लीग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के डेट्रॉइट गए। वे 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप लौटे और जवाहरलाल नेहरू से मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इस साल समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। पुराने बारदानों से धान खरीदी को मिली मंजूरी।
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़े महिला समूहों और गोठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। और कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाई जा सकती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।